71 की लड़ाई के बारे में आपने सुना होगा, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। ये वो दौर था जब युद्ध से ठीक पहले इसी तरह सायरन बजा करते थे। ये सायरन बजने का मतलब है कि आम लोग भी युद्ध के लिए तैयार रहें। कोई हवाई हमला हो जाए तो कैसे अपना बचाव करना है, किस तरह से खुद को मुस्तैद रखना है, किस तरह से खुद की सुरक्षा करना है। ये कुछ बहुत अहम बिंदु होते हैं जब किसी बड़े कदम के पहले या युद्ध जैसी स्थिति के पहले उठाए जाते हैं। और ये जो पाकिस्तान की बर्बादी का सायरन है आपको कल सुनाई देगा, कई जगहों पर सुनाई दे सकता है, क्योंकि एक मॉक ड्रिल है। इस मॉक ड्रिल के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ क्या इसे अंतिम कार्रवाई के पहले का एक बड़ा कदम या बड़ी तैयारी माना जाए, इसको समझेंगे कुछ मेहमानों के साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ, आतंकी हमला, उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव बना हुआ है। इस बीच भारत सरकार साफ कर चुकी है कि पहलगाम हमले का बदला ज़रूर लिया जाएगा, कल्पना से परे सज़ा दी जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया। इसी कड़ी में कल देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होने वाली है। 1971 के बाद ये पहला ऐसा ड्रिल है। पिछले दिनों पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ मुलाकात कर चुके हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में भारी फोर्स की तैनाती की गई है और अब देश भर के 244 जिलों में आज से ही पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो कल आप देश में जहां भी रहते हैं, इन तमाम जगहों पर आपको सायरन की आवाज़ें सुनाई देंगी। एक मॉक ड्रिल होगा, इसके लिए तैयार रहें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको तैयार करने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, किस तरह से अपनी सुरक्षा करें, एक तरह की चेतावनी भी आप इसको मान सकते हैं कि अलर्ट रहना है। अब इस मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट रहेगा। इसका मतलब है कि हमले के समय सभी घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों की लाइटें बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ ही तेज़ आवाज़ में सायरन भी बजाए जाएंगे और ये सायरन जो है वो एक तरह से खतरे का संकेत होते हैं। तो अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इन जगहों पर कल आपको इसी तरह की मॉक ड्रिल की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आइए इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ दामोदर सिंह जी जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। दामोदर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 71 के बाद ये पहला मौका होगा जब इस तरह की एक्सरसाइज हो रही है। इससे क्या सबक दिया जाना है या क्या समझाना है आम लोगों को, वो बताएं थोड़ा। हम आज से ही अलर्ट कर दें मॉक ड्रिल के पहले। धन्यवाद सर। प्रवीण सर, मेरा सौभाग्य कि मुझे आपके माध्यम से कहने का मौका मिल रहा है और लोगों से बात करने का। सबसे पहले मैं मॉक ड्रिल के बारे में बताऊं कि एक मॉक ड्रिल निहायत जरूरी है आपकी हिफाजत के लिए। इसमें सबसे पहले जब हमारे देश में शुरुआत होगी, कल देखिएगा तो लोग इसे समझेंगे कि गवर्नमेंट का आदेश है। ये आदेश नहीं है। युद्ध के कगार पे जब कोई देश खड़ा होता है, युद्ध की तैयारियां कर रहा होता है, तो उसे निहायत जरूरी अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। उसके लिए हमारे देश में तमाम एजेंसियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, एनसीसी, इन सभी एजेंसियों को एक्टिवेट किया जाएगा। इनके बीच में कोऑर्डिनेट किया जाएगा। मैं समझता हूं जो कल की पहली एक्सरसाइज होगी उस पर सिर्फ कोऑर्डिनेशन और हमारे जो भी लेसन एंड लर्न्स होंगे उनके बाद आगे की कार्रवाइयां होंगी। और ये एक्सरसाइज इस समय के हालात में कंटिन्यू कई दिनों तक चलने की जरूरत है, जिससे लोग हमारे सीख सके। 1971 और अब के समय में फर्क यह है कि तब के समय में सायरन बजते थे, आज हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस भी है जिसपे भी शायद एनडीआरएफ या एजेंसियां अलर्ट भेजेंगी। तो लोगों को उस हालात में कहां पर जाना है, किस तरह से अपनी जान बचानी है, अपने आसपास के लोगों की जान बचानी है और मास गैदरिंग को अवॉइड करना है उस समय, इन सभी चीजों को परखा जाएगा और लोगों को इसके लिए तैयार किया जाएगा। उनके माइंडसेट को चेंज किया जाएगा कि अगर इस तरह से कोई भी हमला होता है या कोई भी ऐसी स्थिति आती है तब आपको अपने नजदीक कहां पे बचाव ढूंढना है। आपने ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें कही है दामोदर जी, और मेरे साथ एक बहुत ही देश का जिम्मेदार चेहरा संजीव श्रीवास्तव जी, जो कि फॉरेन अफेयर्स के जाने माने एक्सपर्ट हैं, इस तरह के विषयों पर अपनी बात रखते रहे हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपने जो कहा ना, अभी तक हम युद्ध के बारे में टेलीविज़न के ज़रिए, डिस्कशंस के ज़रिए, उधर पाकिस्तानी मीडिया कुछ बोल रहा है, भारतीय मीडिया कुछ बोल रहा है, इतने तक सीमित रहते हैं। युद्ध कितनी बड़ी विभीषिका होता है या कितना चुनौतीपूर्ण होता है, इसको समझना और इसके प्रति अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। युद्ध कभी भी उत्साह का विषय नहीं होता है। युद्ध एक ऐसी चीज़ है या ऐसे हालात हैं जब हमारे पास कोई और चारा नहीं रह गया है और हमें युद्ध में उतरना पड़ रहा है। एक मजबूरी है दुश्मन देश की तरफ से थोपी हुई, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ना तो हमारा सहयोग करता है बल्कि इसके उलट
आतंकवाद को पालने पोसने का काम करता है। तब कोई चारा नहीं रह जाता और ये युद्ध करना पड़ता है। लेकिन जब युद्ध होता है तो ये चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं। और जैसा मैंने कहा, संजीव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजीव जी, स्वागत है आपका भी। मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा दर्शकों के जानिब से ये बताएं कि अभी तक वो युद्ध के बारे में आप जैसे एक्सपर्ट्स के ज़रिए सुन रहे हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स के ज़रिए सुन रहे हैं, लेकिन युद्ध क्या होता है, क्या उसका एहसास भी कराया जाता है इस तरह की मॉक ड्रिल के ज़रिए? प्रवीण जी, ये जो पूरी स्थिति है, इसमें जो भारत की तरफ से जो रिस्पांस किया जा रहा है वो एक आतंकवाद विरोधी रिस्पांस है। और ये जो रिस्पांस है भारत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर रहा है, जिसमें कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, इकोनॉमिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को आइसोलेट करना, FATF हो, IMF हो। लेकिन इसमें जो मिलिट्री स्ट्राइक्स है, मिलिट्री ऑपरेशंस है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि भारत अब आने वाले समय में किसी भी वक्त लॉन्च कर सकता है और इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। लेकिन ये जो पूरी स्थिति है, ये जाहिर है कि एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई भारत करेगा। लेकिन यदि पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई रिस्पांस बड़े स्तर पर किया जाता है, इसका एस्केलेशन किया जाता है, तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है वो युद्ध में जा सकती है, एक लिमिटेड वॉर में जा सकती है, या एक फुल फ्लेजेड वॉर की भी संभावनाओं को रूल आउट नहीं कर सकती। तो ऐसी किसी भी आशंकाओं को, संभावनाओं को और वर्स्ट के सिनारियोस को ध्यान में रखते हुए भारत की जो तैयारियां पूरी की जा रही हैं, और इसी प्रक्रिया में भारत के नागरिकों को ये जो आत्मरक्षा की जो ड्रिल है, जो सिविल डिफेंस की जो ड्रिल है, वो कंडक्ट कराई जा रही है, जो कि मेरे विचार से एक बेहद अच्छा निर्णय है। लेकिन इस संदर्भ में मैं आपके चैनल के माध्यम से भी भारत के सभी नागरिकों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको लेकर के जरा भी पैनिक न करें, और जो भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है, जो भी डायरेक्टिव्स जारी किए जाते हैं, उसका पूरी तरीके से अनुपालन करें। और जो एयर रेड साइरेंस की ड्रिल हो, ब्लैकआउट ड्रिल हो, अन्य तरीके के किस तरीके के डिफेंसिव मेजर्स किसी आपातकालीन हमले की स्थिति में लेने हैं, किस तरीके की पोजीशन में जाना है, किस तरीके से अपने आत्मरक्षा को और बचाव को करना है, वो सारे जो डिटेल डायरेक्टिव्स सभी माध्यमों से, चाहे वो टेलीविजन हो, समाचार पत्र हो, सोशल मीडिया हो, मोबाइल मैसेजिंग के माध्यम से भारत सरकार सभी नागरिकों तक पहुंचाएगी। और इस प्रक्रिया में कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की जा रही है। लेकिन ये जो पूरी तैयारियां हैं, ये आत्मरक्षा के नजरिए से और भारत के लोगों को इस किसी युद्ध की स्थिति में पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में रहने के उद्देश्य से की जा रही है। और जहां तक भारत की अपनी रक्षा की तैयारियों का प्रश्न है, तो मैं आपके दर्शकों के लिए यह अवश्य बताना चाहूंगा कि भारत का आज का जो एयर डिफेंस का जो सिस्टम है वो बहुत ही रोबस्ट है। हमारे पास S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, काउंटर स्ट्राइक करने के सभी ऑप्शंस मौजूद हैं। कोई भी एरियल टारगेट यदि भारत में की तरफ देखा जाता है, तो उसको S-400 के माध्यम से, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, उन्हें हवा में ही नस्तनाबूद किया जा सकता है। और भारत अपनी आत्मरक्षा करने के लिए एक बहुत ही रोबस्ट रिस्पांस करने की और एयर डिफेंस के ये ऐसे सवाल है ना, ये संजीव जी अभी बहुत दर्शकों के जहन में आ रहे होंगे। थोड़ा डिटेल में इस पर बात करते हैं। दामोदर जी, मुझे ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं कि 71 जैसा माहौल है, लेकिन 71 जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। हम ये भी जान रहे हैं कि 71 जैसे अमेरिका से संबंध नहीं, हमारे अमेरिका से संबंध अलग स्तर पर हैं, इतने मजबूत हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक कहते हैं कि मैं खाक में मिला दूंगा अगर भारत पर हमला किया तो। मोदी मेरे दोस्त हैं, भारत के मैं साथ में खड़ा हूँ। ये वाली जो स्थितियाँ हैं, ये जाहिर तौर पर पाकिस्तान को परेशान तो कर रही हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली कितना हमें मूव्स पता होते हैं, सचमुच में कितना पाकिस्तान कितना जा सकता है, क्या कर सकता है, कि कितनी जानकारियां हमको होती हैं। अमेरिका जिसकी पूरी दुनिया पर पैनी निगाह होती है, वो पाकिस्तान पर खासी नज़र रखता है, उसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, वो कितना हमारे काम आ सकती। कुल मिलाकर हम दुश्मन की ताकत का कितना आकलन कर चुके होंगे, और युद्ध के पहले ही हमें कितना पता होगा कि ये कहाँ तक जा सकता है। दामोदर जी। प्रवीण जी, बिल्कुल सही बात कही। युद्ध करना बहुत आसान है, युद्ध की शुरुआत करना आसान है। वैसे तो आसान युद्ध में कुछ नहीं होता, जैसा कि आपने पहले कहा, युद्ध अपने आप में एक विभीषिका है, और जहां तक हो सके इसको टाला जाए। मैं दोबारा आऊँगा आपके पास में। संजीव जी ने मेरा ये प्रश्न सुना है, तो संजीव जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर अपना एक्सपर्टाइज रखें
कि हम कितना जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। सचमुच पाकिस्तान के बुरे हालात के बारे में हम खूब चर्चा करते हैं। जब लड़ाई होती है तो किसी दुश्मन को हल्का नहीं आंकना चाहिए, हमने यही सुना है। और पाकिस्तान जैसा दुश्मन जो खाने के लिए भले ही लाले पड़ता रहे, बड़ी तस्वीरें वायरल होती हैं कि साइकिल पर घूम रहे हैं लेकिन साथ में AK-47 लटका रखी है। मतलब भले ही गाड़ी का पैसा नहीं हो लेकिन हथियार का पैसा रखते हैं, लड़ने मरने के लिए तैयार एक देश, चाहे भूखों मर जाए, लेकिन जब बात लड़ाई झगड़े की आती है तो उसके लिए हमेशा तत्पर है। ऐसे देश के बारे में हम कितना जानते हैं, अमेरिकी इंटेलिजेंस का कितना सपोर्ट हमको है? देखिए प्रवीण जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो वर्तमान समय के जो आंतरिक हालात हैं वो बेहद दयनीय है। पाकिस्तान विखंडन की कगार पर खड़ा हुआ राष्ट्र है, आर्थिक रूप से कंगाली की स्थिति में है, एक गृह युद्ध जैसी वहां पर स्थिति है। पाकिस्तान की जो अपने आप को कस्टोडियन कहने वाली जो वहां की सेना है, वहां की आर्मी और ISI है, उसके ऊपर आतंकवादी संगठन सीधे सीधे हमले कर रहे हैं और उनको रिप्लेस करके अपना कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मंशा आज पूरे पाकिस्तान के तालिबानाइजेशन को करने की है और वहां पर एक कट्टर शरिया लॉ को लागू करने की है। और बलूचिस्तान में जो BLA BLF है वो जाहिर है कि अलगाववादी मांग करते हैं, वो स्वतंत्र बलूचिस्तान चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के जो एक दूसरा पार्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, वो अपने मूल स्थान जम्मू एंड कश्मीर में शामिल होना चाहता है और वहां पर भी बहुत असंतोष है, व्यापक असंतोष है। सिंध के लोगों के अंदर भी गुस्सा है और पाकिस्तान में शिया सुन्नी के बीच में भी आपस में टकराव हो रहे हैं। बलूची लोग पंजाबी लोगों के ऊपर हमले करते हैं और ये गृह युद्ध जैसे हालात वहां पे है। सेना ऐसे हालातों को डील नहीं कर पा रही। तो पाकिस्तान की सेना ने, जो वहां के रियल रूलर्स हैं, उन्होंने अपनी स्किन्स को बचाने के लिए, अपने आप को वहां की आवाम के जो आलोचनाओं से और गुस्से से बचाने के लिए, उन्होंने, जैसा कि वो पहले भी करते रहे हैं, एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत भारत के ऊपर एक आतंकी हमला करा दिया और उसको ऐसा रूप देने की कोशिश की कि ये जो हमला है वो हिंदू मुस्लिम, भारत और पाकिस्तान कैसे अलग अलग है, 2 नेशन थियरी इत्यादि इत्यादि आपकी जो एक तकरीर दे करके और एक मुल्ला मुनीर की तरीके से बातें करते हुए वो जो आर्मी के चीफ नजर आए, उसके 4 दिनों बाद जो ये हमला हुआ उसी के इम्प्रिंट्स वहां पर दिखाई दिए पहलगाम में, जो कि आर्मी चीफ कर रहे थे। तो ये जो पूरा हमला है प्रवीण जी, ये पाकिस्तान की एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। और जैसा कि हम आपके चैनल पर पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सेना है वो भारी दबाव में थी। जनरल मुनीर के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। वहां पर अनेक सैनिक अपनी नौकरियां छोड़ करके भाग रहे थे। TTP के जो हमले लगातार बढ़ते जा रहे थे, BLF BLA के हमले लगातार बढ़ते जा रहे थे, ट्रेनें अगवा कर ली जा रही थी और सेना के काफिलों को उड़ा दिया जा रहा था। तो ये जो पाकिस्तान की सेना है उसने ये जो हमला कराया है वो अपने स्किल्स को बचाने के लिए कराया है। और अभी हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर व्यापक घबराहट है, बेचैनी है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की सेना है उसने हमले तो करा दिए और हमले के कराने का जो पैटर्न है उसे हिंदू मुस्लिम देने का रूप देने की कोशिश की, लेकिन उसे पाकिस्तान की सेना को इस बात का वो एहसास नहीं कर पाए कि भारत का रिस्पांस इतना बड़ा होगा, इतना कॉम्प्रिहेंसिव होगा। और इस बात को ये वो नहीं समझ पाए कि भारत ऐसे भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। मैं आपके इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूं और मुझे लगता है कि ये बेस्ट एनालिसिस इस बात की है कि जिन्होंने भी किया पाकिस्तान के, और इसमें एक मत नहीं है पाकिस्तान, ये भी बात सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार का रुख जो है वो ढुलमुल सा है, वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। बेशक वहां पर जब सबको एक दिखाना है खुद को, तो सेना की हाँ में हाँ मिलाना, साथ में खड़े दिखाना अपने आप को, ये सब चलता है। लेकिन ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि शहबाज शरीफ हो, सरकार हो, सभी लोग इस बात से नाखुश हैं। सेना में जिस तरीके से विरोध शुरू हुआ असीम मुनीर का, उससे भी स्पष्ट है कि वहां सेना में भी एका नहीं है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से या असीम मुनीर की तरफ से जो कुछ करवाया गया, और अगर असीम मुनीर के हाथ में पाकिस्तान है तो हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान ने करवाया, तो पाकिस्तान की यह हरकत इतनी भारी पड़ेगी इसका अंदाजा पाकिस्तान को नहीं था। दामोदर जी, रिटेलिएशन यानी अगर हमला होता है तो पलटवार करने की स्थिति में क्या पाकिस्तान है या सिर्फ गीदड़ भभकी चल रही है? पलटवार करने की स्थिति में पाकिस्तान न तो था और न कभी हो पाएगा। भारत के समकक्ष परमाणु हथियारों की धमकी देना उनका जो लास्ट रिजॉर्ट है, उसका हमेशा उसके बारे में बात करना, ये सब दिखाता कि पाकिस्तान अंदर से कितना कमजोर है।
भारत ने कभी भी परमाणु हथियारों का, किसी भी भारत के जिम्मेदार नेता ने और नेतृत्व ने कभी परमाणु हथियारों का जिक्र नहीं किया। अभी वो आपने देखिए हालिया घटनाक्रम को अगर आप जोड़ते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करें, यूएनएससी जाते हैं दौड़ के, वहां से भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता। फिर इसके बाद वो पोस्टरिंग साइक ऑप्स पे आते हैं, दिखाते हैं हमारे पास टर्की का सिप आगे खड़ा हो गया। ये कोई भी चीज अब की बार उनकी मदद करने वाली नहीं है। रिटेलिएशन पाकिस्तान करेगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी देश में हमला होगा और उनकी सेना वहां पे वर्चस्व बना के रखना चाहती है, ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से रिटेलिएशन ना हो, ये तो मैं नहीं कहता। रिटेलिएशन होगा और वो पूरी जोर लगाकर करेंगे। लेकिन भारत अब 1971, 1999 से भी बहुत आगे जा चुका। हमारे पास मॉडर्न वारफेयर के वो सारे आले हैं, वो सारे इक्विपमेंट है, जिससे पाकिस्तान को ना सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की इस बार जो युद्धक क्षमता है उस पर भी प्रहार होगा और उनकी जड़ों पर प्रहार किया जाएगा। आप इस समय के हालात देखें, हमारे पास S-400 है। पहले आपने एक सवाल किया था डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस की मैं बात करता हूँ। पाकिस्तान की वायुसेना अगर ये दुस्साहस जरा सा भी करती तो S-400 डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा और भी हमारा जो मॉडर्नाइजेशन है, इस समय हमारे पास 80% हम युद्धक अपनी जो भी जरूरतें हैं, चाहे वेपन है, अम्युनिशन है, वो हम अपने देश में बना रहे हैं। तो जो सप्लाई होगी युद्ध के समय, भारत ज्यादा तेजी से कर पाएगा बजाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान अपनी सारी जरूरतों के लिए, जो भी उनके विमान है, असलहे हैं, तमाम तरह का गोला बारूद है, उन सब के लिए आज भी पाकिस्तान, अमेरिका जैसे, टर्की, तमाम देशों पर निर्भर करता है। युद्ध के हालात में कितनी तेजी से आपको आर्म सप्लाई होते हैं, आपकी जो फैक्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन है, वो कितनी जल्दी आपके सैनिकों तक पहुंचता है, ये बहुत निर्भर करता है। तो पाकिस्तान का रिटेलिएशन हमारे सामने कहीं ठहरने वाला नहीं है। प्रवीण जी, ये बात तो सही है संजीव जी की मॉक ड्रिल हो रही है, हम जिस पर हमने चर्चा की शुरुआत की थी, और मॉक ड्रिल उसी सूरत हाल में होती है। जैसा मैंने कहा, दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। तो कोई हमले की आशंका हो तभी हम उसकी तैयारी करते हैं। या आपको लगता है कि ये एक बहुत ही सुरक्षात्मक तौर पर, या आप कह लीजिए एहतियातन उठाया गया कदम है, या इसको कितना सीरियसली हम लें कि नहीं मॉक ड्रिल हो रही है तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि दुश्मन चाहे जितना कमज़ोर हो, चाहे जितना भीतरघात हो, चाहे हमारे पास जितने बड़े हथियार हों, एक आध हमला भी हमें बड़ा नुकसान कर सकता है। जी जी, देखिए जैसा कि आपने स्वयं कहा प्रवीण जी कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, और जो एडवर्सरी को, एनिमी को कभी भी कम आंक करके नहीं चलना चाहिए। और एक ऐसा राष्ट्र जो कि स्वयं एक महाशक्ति है और अपने नागरिकों को की रक्षा को और अपने राष्ट्र हितों की रक्षा को सर्वोपरि रखता है, ऐसे में भारत ये इस बात का की पूरी तैयारी करके ही कोई आगे बढ़ेगा कि किसी भी युद्ध की स्थिति में हमारे राष्ट्र की रक्षा हो सके, नागरिकों की रक्षा हो सके। और वो जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं, जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं। एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं वो लगा दिए गए हैं, ऑलरेडी तैनाती दी जा चुकी है। और साथ ही साथ जो आम नागरिकों को किस तरीके से अपने आप को बचाव के उपाय करने हैं, उस संदर्भ में भी पूरी गाइडलाइंस जारी की जा रही है। मॉक ड्रिल कंडक्ट की जा रही है। और ये जाहिर है कि किसी भी एक जिम्मेदार राष्ट्र के, किसी भी एक ऐसे राष्ट्र के जो कि अपने प्रत्येक नागरिक के जीवन को प्राथमिकता देते हुए कदम उठाता है, वो उस अप्रोच को ही दर्शाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मॉक ड्रिल है बेहद महत्वपूर्ण है, और किसी भी कंटिंजेंसी, किसी भी फुल फ्लेजेड वॉर या लिमिटेड वॉर की स्थिति में राष्ट्र के नागरिकों को कैसे अपने आप को कंडक्ट करना होगा और किस तरीके से अपने आप को बचाव करना होगा, उन सारी स्थितियों की जो तैयारियां हैं वो पूर्ववर्ती तरीके से ही कर लिया जाना वो सबसे अच्छा है। और इस संदर्भ में भारत की जो सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, और जनता को, आम जनता को इसमें अपना पूरा पार्टिसिपेशन करना चाहिए, पूरा सहयोग देना चाहिए, और जो भी एडवाइजरी डायरेक्टिव जारी किए जाते हैं उसका पूरी तरीके से अनुपालन भी करना चाहिए। ये पूरे राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है, राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न है, और राष्ट्र के ऊपर एक बड़ा जो हमला किया गया है, भारत की आत्मा पर जो हमला किया गया है, उसको रिस्पॉन्ड करने का भी प्रश्न है। और ये जो रिस्पॉन्स है रोबस्ट होना चाहिए, और इसमें सभी की भागीदारी हो, सभी का संगठन हो, सभी की एकता हो, इस बात को सुनिश्चित करना आवश्यक है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जनता ने समय समय पर अपनी इस कमिटमेंट को और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। हमने पाकिस्तान को पिछले 4 युद्धों में बड़ी पराजय दी है, और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है प्रवीण जी कि यदि कोई 5वां युद्ध पाकिस्तान हमारे ऊपर थोपता है तो इस बार जो भारत पाकिस्तान के ऊपर जो विजय हासिल करेगा वो अब तक की सबसे बड़ी, ये आपने जो बात कही ना, ये बढ़िया बात है। मैं यही बात को ले जाना चाह रहा था, और मैं थोड़ा इंटरनेशनल एस्पेक्ट से भी आपसे बात करूंगा। लेकिन आपने जो बात कही, युद्ध थोप रहा है, ये बात सही है दामोदर जी कि भारत ने अभी तक जितनी तैयारियां की, जितनी बातें कही हैं, उसमें यह स्पष्ट है कि हम कहीं युद्ध करने जा नहीं रहे हैं।
हम कोई युद्ध नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद बहुत साफ है। जिन लोगों ने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, जो आतंक को पालते पोसते हैं, जो भारत को जख्म देने का काम करते हैं, उनकी आखिरी जड़ तक को खत्म करना, ये हमारा मकसद है। हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन जब ये कार्रवाई करने जाएंगे तब हो सकता है कि पाकिस्तान बदले की कार्रवाई करते हुए युद्ध हम पर थोप दे, जैसा संजीव जी ने कहा है। ये जो हमारी कार्रवाई है, इसको कैसे थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। मैं चाहूंगा थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि भारत के एक्शन को, या अभी तक जितना समय, हालांकि क्या एक्शन लेना है तो सेना तय करेगी, उनका प्लान क्या है वो सेना को मालूम होगा, लेकिन फिर भी हम युद्ध नहीं कर रहे हैं लेकिन कड़ा एक्शन ले रहे हैं, इसको कैसे समझाएं दर्शकों को। देखिए, आज के जमाने में हथियारों से, सामने से गोला बारूद से लड़ाई करना आखिरी रिजॉर्ट होता है, लेकिन उससे पहले भी भारत ने जितनी शार्प तरीके से जो कदम उठाए, जो कि पाकिस्तान की जड़ों पे ऑलरेडी प्रहार करना शुरू कर दिया पहले दिन से। आपको एक मैं बहुत ही छोटी सी साइक ऑपरेशन की एक घटना बताता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ एक मीटिंग करी, जिसमें से हमारे थल सेना अध्यक्ष और जो भी हमारे रक्षा सलाहकार हैं, सारे लोग आए। उस मीटिंग के तुरंत बाद पाकिस्तान रात को 2 बजे उनके सूचना प्रसारण मंत्री एक मीटिंग करते, कहते भारत आज हमला करेगा। तो भारत ने पाकिस्तान को एक डराने की स्थिति में तो अभी से लाके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान इतना डरा हुआ देश है कि वो यूएनएससी में जा रहा है, अपने पड़ोसियों से मदद मांग रहा है, उसने शुरू कर दिया। लेकिन आप देखिए, इस पूरे प्रकरण में भारत के किसी भी नेता ने, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे जितने भी रक्षा मंत्री हो, कभी उन्होंने किसी एक देश का नाम नहीं लिया। उन्होंने सीधे कहा कि हम आतंकवाद की जड़ पे प्रहार करेंगे। अब पाकिस्तान आतंकवादी है तो वो मानता है कि हम आतंकवादी हैं, तभी तो वो डरा हुआ है। हर जगह बौखलाहट इस समय उनके अंदर पैदा हो रखी है। लेकिन भारत की तरफ से भारत ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि जो इमेच्योर हो, ये लगे जल्दबाजी में। भारत पूरी एक सुदृढ़ तैयारी, एक दृढ़ता के साथ में, और जो सही कदम होने चाहिए। मॉक ड्रिल का आदेश आना ऐसे समय में बहुत जरूरी था, जो कि भारत ने किया। अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेवारी होती है। सैनिक सीमा पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे नागरिक कितना सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मॉक ड्रिल के जरिए भारत सरकार ने निश्चित कर दी। अब जो जिम्मेदारी बनती है, मैं आपके प्रश्न से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूं, हमारे नागरिकों की बनती, जो मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज युद्ध सिर्फ आपके ऊपर बम नहीं गिरेंगे, आपके मोबाइल पे बम आएंगे, जो कि आपको डिजिटल बम, जिसको हम कहते हैं कि सूचना का जो वार होगा, युद्ध, उससे भी आपको इसकी भी मॉक ड्रिल होनी चाहिए और इसमें शामिल करना चाहिए। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को जागरूक करना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन वार, प्रोपोगंडा, मॉर्फ वीडियो ऐसे आने वाले हैं, उनकी बाढ़ आने वाली, आने वाले समय में हमें उनसे भी अलर्ट रहना है, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे। और सबसे बड़ी बात, काफी दिनों से मीडिया में चल रहा है, कब लड़ाई होगी, पक्ष विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कब लड़ाई होगी, सेना कब जवाब देगी। युद्ध इतनी आसान चीज नहीं है। आपके बोलने से सेना जाए और कल हथियार लेके घुस जाए पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे पिद्दी सा देश है कि वहां जाएंगे और उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा? रणनीतियां बनती हैं, उनकी एक्सरसाइज की जाती है, तैयारी, टाइमिंग, वो सब विशेषज्ञों का काम है, जो कि भारतीय सेना बहुत सक्षम है। आप देखेंगे 1971 के वार में जनरल मानेकशॉ को इंदिरा गांधी ने बुलाया। जनरल मानेकशॉ के साथ जब इंदिरा गांधी की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि हम अभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बारिश आने वाली है, ईस्टर्न फ्रंट में दलदल में हमारी सेनाएं फंस जाएंगी और वहां मूव रुक जाएगा, हो सकता है हम युद्ध हार भी जाएं। इंदिरा गांधी ने उनकी बात का सम्मान किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो जिन विशेषज्ञों का काम है, जिन इकाइयों का काम है, हमारी भारतीय सेना जो एजेंसियों का काम है, हमें उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। प्रेशर बनाना, यहाँ पे बयानबाजी करना, ये सब बिल्कुल गलत चीजें हैं। हमें दिखाना है इस समय हमारा एक, मैं कहता हूँ ऐसे समय में हर एक जवान, हर एक देश का नागरिक और एक बच्चे से बूढ़े तक सभी एक सैनिक है। हमारा काम है पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपोगंडा चल रहा है, जो भी हमारे बीच में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। आपने बड़ी संतुलित और बहुत अच्छी बात कही दामोदर जी। सचमुच में ये आपने दर्शकों को जो संबोधित किया, वो युद्ध के समय पर आप सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं, किस तरह का जोश दिखा रहे हैं, इससे बात नहीं बनती। ये गंभीर समय होता है, बहुत जिम्मेदारी के साथ हमें भी अपनी बात रखनी चाहिए। आपकी भावनाओं की तो कद्र है, आप ही के इमोशंस तो हैं जिसको लेकर सरकार, सेना सब जुटे हुए हैं। थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। संजीव जी, समय क्योंकि समाप्त हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा संक्षेप में थोड़ा सा, अमेरिका का कितना सपोर्ट हमको मिलेगा और चाइना का वहाँ पर कितना रोल है, इसको संक्षेप में, फिर आगे हम हो सकता है अगली किसी चर्चा में और डिटेल में बात करें, लेकिन इस पर एक पॉइंट रखें। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पूरा सपोर्ट मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत को मिलने जा रहा है। और भारत और अमेरिका काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के कोऑपरेशन को लगातार गहरा करते रहे हैं। यूएस इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट्स जो भी आए हैं पिछले 25 वर्षों में, सभी में काउंटर टेररिज्म को लेकर के और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर के बहुत ही स्पष्ट रूप से उसमें उल्लिखित होता है कि पाकिस्तान प्रायोजित जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और लश्कर ए तोयबा जैसे मोहम्मद डी कंपनी के ऊपर पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसे में अब जब भारत आतंकवादियों के विरुद्ध जो कार्रवाई करने जा रहा है पहलगाम के आतंकी हमले के बाद, उसमें अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है।
और जहां तक चाइना का प्रश्न है, चाइना ने जरूर एक संतुलन साधने के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन शुरुआती स्टेटमेंट यदि चाइना के देखें तो चाइना ने भी इसकी कड़ी निंदा की थी पूरी घटना की, और संवेदना भी व्यक्त की थी जो भी मारे गए लोग थे। कुल मिलाकर और भारत अभी की के साथ चर्चा का सार और आपकी बातों का सार ये, आप दोनों एक ही दिशा में हैं लगभग, कि भारत जो है वो युद्ध नहीं, भारत एक कड़ी कार्रवाई, कल्पना से परे की कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ करने जा रहा है। आतंक जहां जहां पर पल रहा होगा, अब रिटेलिएट करके पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो भारत युद्ध उस पर थोपा जा रहा है कि भी तैयारी कर रहा है कि हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं अगर पाकिस्तान इस तरीके की कोई हरकत करता है तो कुल मिलाकर यह स्थिति है, मॉक ड्रिल है, घबराना नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए है और आपका योगदान भी समझ लीजिए, क्योंकि युद्ध तो फिर युद्ध है। अगर आप बहुत युद्ध चाहते हैं तो युद्ध के लिए फिर पूरे देश को तैयार रहना पड़ेगा। दामोदर जी आपका बहुत धन्यवाद, संजीव जी आपका धन्यवाद।